Hello students, welcome to my YouTube channel and this is Neetu Yadav. Today we are going to discuss some very important assertion reason type questions of class 12th chemistry. As you all know एक नया पैटर्न है, नया भी नहीं कह सकते, कुछ चीज़ें लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हो गई थी बट स्टिल आप लोगों के लिए एक नई चीज़ हो सकती है कि आपके एग्जाम में MCQ के साथ साथ assertion reason टाइप क्वेश्चंस और केस बेस्ड स्टडी लाइक स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जैसे आएंगे और उन पर चार क्वेश्चंस होंगे, वो भी MCQ बेस्ड होंगे. आपको पैराग्राफ रीड करना है, उसके बाद उन MCQs का आंसर करना है एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स इन दैट पैराग्राफ ओनली, दैट मे बी अ रिलेटेड कॉन्सेप्ट. ठीक है, आज की इस वीडियो में जो हमने टारगेट रखा है वो है कुछ असर्शन रीजन डिस्कस करने का. चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल, बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे बायोमोलिक्यूल से असर्शन रीजन आने के. ठीक है, तो हम चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज की यानी कि ग्लूकोपैरानोज स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करके रखी है. अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज ये ग्लूकोज का है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है. ठीक है, फ्यूरान से कंपेयर किया, इसको फ्यूरान से कंपेयर किया है हमने, इसको कंपेयर किया है 6 मेंबर्ड रिंग से. ये हमारी फ्यूरान से कंपेयर करके हमने फ्यूरानोज फ्रक्टोफ्यूरानोज हमने इसको नाम दिया. ये अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज है, 5 मेंबर्ड रिंग में होती है. ठीक है, एल्डिहाइड कीटो ग्रुप होता है हमारे ग्लूकोज में. जब हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर की थी उसकी फर्स्ट कार्बन CHO हम लिखते थे और ये जो हमारा फ्रक्टोज है इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है. सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटो ग्रुप जिसको हम कहेंगे. तो सारा कुछ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम आज डिस्कस करेंगे असर्शन रीजन को. चलिए बात करते हैं. फर्स्ट जो हमारे पास असर्शन रीजन में है वो क्या चीज़ है? असर्शन. देखो चीज़ें आपको पता ही है, हमारे पास 2 स्टेटमेंट गिवन होगी. बेसिकली आपके पास एक गिवन होगा असर्शन और एक आपके पास गिवन होगा रीजन. आपको इन दोनों को पहले चेक करना है, आर दे ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स. अगर बोथ ट्रू निकल आते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सेकेंड इज बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. और आपके पास 2 ऑप्शन और होंगे C एंड D, वो भी आप रीड करेंगे, जिसमें होगा असर्शन इज ट्रू, रीजन इज रॉन्ग एंड असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज ट्रू. ये 4 ऑप्शंस है, 4 में से आपको एक चूज करना है. ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है हमारे पास असर्शन. ग्लूकोज इज रेफर्ड टू एज एन एल्डोहेक्सोज. ग्लूकोज को हम क्या कह रहे हैं? एल्डोहेक्सोज. तो एल्डो मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप, हेक्स मतलब 6 कार्बन की वो चेन है. ठीक है, सेकेंड रीजन में वो कहना चाह रहे हैं ग्लूकोज कंटेन 6 कार्बन एटम एंड एल्डिहाइड ग्रुप. तो ये तो दोनों ही बात सही होगी. असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो हम किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन रीजन का, उसका आंसर हमारा क्या रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा. ठीक है, सेकेंड assertion is the cyclic structure of glucose is analog to pyran. This structure is analog to pyran. मैंने कहा था 6 मेंबर्ड रिंग को हमने कंपेयर किया है. पायरान से कंपेयर किया तो ये पायरानोज हो गया, फ्यूरान से कंपेयर किया तो ये फ्यूरानोज हो गया. तो असर्शन इज ट्रू क्योंकि दिस इज एनालॉग टू फ्यूरान. ठीक है, नेक्स्ट रीजन में वो कहना चाह रहे हैं द साइक्लिक रिंग ऑफ ग्लूकोज कंटेन 6 कार्बन एटम. तो क्या चीज़ है? द साइक्लिक रिंग ऑफ ग्लूकोज कंटेन 6 कार्बन एटम इन्होंने कहा है, बट एज यू कैन सी 6 के 6 कार्बन नहीं होते, 5 कार्बन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है. दैट मीन्स रीजन इज रॉन्ग. तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज रॉन्ग. ऑप्शन क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 में हम किसके साथ जाएंगे? C के साथ जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज असर्शन है ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज D प्लस ग्लूकोज. करेक्टली जब हम ग्लूकोज का नाम रखते हैं तो हमारे पास D प्लस ग्लूकोज है, ग्लूकोपैरानोज है. ठीक है, नेक्स्ट रीजन में वो कह रहे हैं D बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल. ये जो D है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी को बता रहा है, ये रीजन में कहना चाह रहे हैं. तो रीजन हुआ रॉन्ग. क्यों? क्योंकि जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवरोटेटरी वाला कॉन्सेप्ट है वो प्लस और माइनस साइन से पता चलेगा. दिस प्लस साइन इंडिकेट्स दैट इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, माइनस साइन इंडिकेट दैट इट इज लिवरोटेटरी. D इज नॉट अबाउट दैट डेक्स्ट्रो और लिवो. ठीक है, तो रीजन इज रॉन्ग, असर्शन वाज ट्रू. तो हम क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? C के साथ जाएंगे. नेक्स्ट is assertion the 2 cyclic hemiacetal forms of glucose are called anomers.
जो ग्लूकोज के दो साइक्लिक हमारे पास हेमी एसिटल फॉर्म्स हैं, हम उनको एनोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है, एनोमर्स ही कहते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट इज अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज आर द एनोमर्स ऑफ ईच अदर। क्योंकि साइक्लिक वालों को हम एनोमर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो दोनों मतलब एक दूसरे के साथ है, मिरर इमेज की हम बात कर सकते हैं। वहाँ पर अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज आर द एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये बात भी ठीक है कि ग्लूकोज के जो दो एनोमर्स है वो अल्फा बीटा है। साइक्लिक में भी हमारे पास दो फॉर्म होती है, अल्फा और बीटा, यानी कि इंडिपेंडेंटली दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन नंबर 4 में हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ठीक है, दैट बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज assertion is in D glucose all the 6 carbon atoms are linked in a straight chain। D glucose की अगर हम बात करें तो वो जो 6 के 6 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में होते हैं। हमने स्ट्रक्चर को प्रूफ भी किया था जब हम HI के साथ रेड फॉस्फोरस रिएक्ट कराते हैं, एन हेक्सेन बन जाती है, जिससे प्रूव होता है कि जो 6 कार्बन थे ग्लूकोज के वो स्ट्रेट लाइन में थे। तो दैट मीन्स दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट रीजन में जो दिया है वो क्या है, ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI। ओके, सेम चीज उन्होंने लास्ट में रीजन में दे दी कि अगर आप इसकी रिएक्शन HI के साथ कराते हो इन रेड फॉस्फोरस तो वो एन हेक्सेन बनाता है। दैट इज व्हाई वी कैन से इट हैज 6 कार्बन एटम्स इन स्ट्रेट चेन। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास जो है असर्शन रीजन में वो क्या है देखते हैं। इथेनोइक एसिड इज अ कार्बोहाइड्रेट। हमारे पास है इथेनोइक एसिड इज कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 6 की असर्शन जो स्टेटमेंट है, तो इथेनोइक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इथेनोइक एसिड एक हमारे पास वीक एसिड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं, बट हम इसको कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते। तो असर्शन पहले ही गलत हो गया। तो सीधा सीधा हम बात कर सकते हैं कि इसमें आंसर हमारा डी आना है, बिकॉज वी हैव डी ऑप्शन फॉर दैट इन विच असर्शन इज रॉन्ग। ओके, तो रीजन भी वैसे पढ़ लेते हैं। ये है इथेनोइक एसिड फिट इनटू द जनरल फार्मूला CxH2O Y। जनरल फार्मूला है, ठीक है, उसमें फिट बैठता है। तो रीजन इज करेक्ट बट असर्शन वाज रॉन्ग। तो हम सीधा सीधा डी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारे पास असर्शन रीजन है वो क्या है, हमारे पास है ग्लूकोज इज मोनोसेकेराइड्स। बिल्कुल सही बात है, ग्लूकोज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। आप इसका हाइड्रोलिसिस करके और छोटी यूनिट्स नहीं बना सकते। तो ये मोनोसेकेराइड्स है। मोनो मीन्स 1, एक सिंगल यूनिट है अपने आप में। नेक्स्ट इज रीजन आपको गिवन है ग्लूकोज कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। जैसा कि मैंने कहा इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, छोटी यूनिट्स में नहीं डिवाइड कर सकते, इसीलिए तो ये क्या है, मोनोसेकेराइड्स है। यानी कि हम बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 में यानी कि असर्शन रीजन के 7th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करती हूँ। फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज। तो मैंने बताया था आपको, ठीक है, कीटो कीटोनिक ग्रुप होता है, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन की चेन है। तो दैट मीन्स दैट इज ट्रू। फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज। रीजन इज ग्लूकोज कंटेन 6 कार्बन एटम एंड एन एल्डिहाइड ग्रुप। रीजन में हमें बता दिया कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो बात तो ये भी ठीक है, लेकिन दोनों का रिलेशन नजर नहीं आ रहा। तो हम कहेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा, बी, दैट बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट है हमारे पास असर्शन है ग्लूकोज ऑन एसिटाइलेशन गिव एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स पेंटाएसिटेट। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब आप ग्लूकोज का एसिटाइलेशन कराओगे तो वो हमें पेंटाएसिटेट देता है। यस, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज में एक तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, बाकी सारे क्या होते हैं हमारे पास, OH होते हैं 5 के 5। मतलब फर्स्ट कार्बन पे CHO होता है, बाकी 5 कार्बन पे अल्कोहलिक ग्रुप है। तो वो 5 हमें एसिटाइलेशन रिएक्शन देंगे तो पेंटाएसिटेट बनाएंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद वो रीजन में कहना चाह रहे हैं बिकॉज इट कंटेन्स 5 OH ग्रुप। तो रीजन भी सही है, यानी कि हम इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो पेंटाएसिटेट क्यों बनाएगा, क्योंकि उसके अंदर 5 OH ग्रुप होते हैं और फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये देखो असर्शन रीजन कहीं ना कहीं मोस्टली जो है वो ग्लूकोज के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे इस टॉपिक पर। नेक्स्ट है हमारे पास असर्शन जो है वो क्या है हमारे पास, ये कहना चाह रहे हैं ग्लूकोज पेंटाएसिटेट डज नॉट फॉर्म
ऑक्सिजन नहीं बनाएगा। ग्लूकोज पेंटाएसीटोन डज नॉट हैव फ्री OH ग्रुप एट C1 एंड सो इट कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू ओपन चेन फॉर्म टू गिव CHO ग्रुप एंड हैंस डज नॉट फॉर्म ऑक्सिजन। ये दोनों में ही करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा पेंटाएसीटेट होता है, पांचों जो OH ग्रुप थे हमारे वो पहले रिएक्ट कर चुके हैं और जो अब एक बचा हुआ है वो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो फ्री OH उसके पास ना होने के कारण वो ऑक्सिजन नहीं बना सकता। तो करेक्ट असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 में ए के साथ जाएंगे, ठीक है। रीजन भी करेक्ट है। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। असर्शन में है कि कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जो होते हैं बिल्कुल होते हैं। अब रीजन में वो कहना चाह रहे हैं हनी हैज़ बीन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, कि हनी अगर आप एकदम से कंज्यूम करते हो तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। बात भी ठीक है, दोनों बातें ठीक है, लेकिन दोनों का कोई रिलेशन नज़र नहीं आ रहा। तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, जो आपका 11th होगा हम उसमें बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास इन ज्विटर आयनिक फॉर्म अमीनो एसिड शो द एम्फोटेरिक बिहेवियर। चलो एक चीज़ छोटी सी बात करते हैं। जो प्रोटीन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है अल्फा अमीनो एसिड, वो हमारे पास कुछ ऐसी होती है। अमीनो एसिड अमाइन ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, ठीक है। ये हमारी एक अमीनो एसिड है। ये हमारा जब इसका एक लंबा पॉलीमर बन जाता है, बहुत सारी जब ये यूनिट्स आपस में जुड़ जाती है, पेप्टाइड लिंकेज जब इनके बीच में होता है, तो हम उसको प्रोटीन कह देते हैं। इफ़ देर आर इक्वल नंबर ऑफ NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप, तो हम उसको सिंपली न्यूट्रल कहेंगे नेचर वाइज। अगर NH2 ग्रुप ज़्यादा है तो बेसिक कहेंगे, COOH ग्रुप ज़्यादा है तो एसिडिक कहेंगे। अगर यहाँ पर बात की जाए ज्विटर आयन की, तो ज्विटर आयन में होगा क्या, हाइड्रोजन का यहाँ से यहाँ हम क्या करेंगे, शिफ्ट कराएंगे, तो NH3 पॉजिटिव एंड COO नेगेटिव, तो दिस इज द ज्विटर आयन। ज्विटर आयन बनता ही ऐसे था, H+ आयन जब शिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास असर्शन में कहना चाह रहे हैं इन ज्विटर आयनिक फॉर्म अमीनो एसिड शोज द एम्फोटेरिक बिहेवियर। तो ये एक एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करेगा, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इट हैज़ बोथ द ग्रुप्स ना, एसिडिक भी बेसिक भी है, तो वो एम्फोटेरिक बिहेव करेगा। रीजन में वो कहना चाहते हैं क्योंकि जो ज्विटर आयनिक फॉर्म होती है इसकी, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाएगी और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएगी, इसलिए तो एम्फोटेरिक है। दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। बी में हम 12th में हम आंसर हमारा क्या रहेगा, ए के साथ जाएंगे, दैट बोथ आर ट्रू बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोगुलेशन ऑफ एग वाइट अकर्स ऑन बॉइलिंग। कोगुलेशन ऑफ एग वाइट, आपको तो कच्चा अंडा होता है, उसमें अंदर लिक्विड होता है, फिर जब आप उसको बॉयल कर लेते हो तो वो सॉलिड स्टेट में चला जाता है। तो ऐसा क्या हो जाता है उसके अंदर, दैट फिनोमिना इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। कॉइल्ड उसके अंदर, ग्लोबुलर उसके अंदर प्रोटीन होती है पहले, जो नेचुरली वहाँ प्रेजेंट होती है, फिर जब आप उसको हीट करते हो तो उसके जो कॉइल्स होते हैं वो अनकॉइल हो जाते हैं। दैट मीन्स वो अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं, गायब हो जाती है उनके अंदर से उनकी नेचुरल प्रॉपर्टी। तो उसको डीनेचुरेशन कहा जाता है कि जो बॉयल होने के बाद जो अंडा होता है वो सॉलिड हो जाता है, लेकिन अगर कच्चे अंडे को अगर आप तोड़ते हो तो आपको लिक्विड एग एल्ब्यूमिन उसमें जो मिलता है वो बिल्कुल लिक्विड होता है, होता प्रोटीन ही है, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं कोगुलेशन ऑफ द एग वाइट अकर्स ऑन बॉइलिंग। यस, जब आप उसको हीट दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, तभी तो वो कन्वर्ट होता है, कोगुलेशन होती है उसके अंदर। नेक्स्ट, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज अकर व्हेन अ नेटिव प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। सेम एज आई एक्सप्लेन्ड कि उसके अंदर डीनेचुरेशन हो जाती है, इसलिए एग वाइट कोगुलेट हो जाता है, लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो जो हमारा 13th है उसका आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट इज 2 strands ऑफ RNA आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। लो जी, पहली ही बात गलत हो गई, RNA नहीं, DNA की जो 2 strands होती है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो जब असर्शन ही रोंग आ गया तो सीधा सीधा हमारे पास आंसर हम कहाँ पहुँचेंगे, डी के पास पहुँचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारे पास वो है DNA is responsible for maintaining the identity of different species of organisms over millions of years। इतने मिलियंस ईयर्स से जो एक कहते हैं ना चले आ रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो इस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इस चीज़ के लिए DNA रिस्पॉन्सिबल है। असर्शन इज करेक्ट। रीज़न यहाँ पर गिवन है
DNA इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड मे बी रिगार्डेड एज द रिजर्व ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो DNA है वो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रखता है, और जब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दैट फर्टिलाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन का जो पूरा प्रोसेस होता है उस दौरान वो क्या करता है, DNA रेप्लिकेशन होती है, DNA अपनी एक कॉपी जनरेट करता है, उस कॉपी एक कॉपी चाइल्ड में चली जाती है, एक कॉपी पेरेंट्स में रह जाती है, तभी तो बच्चे और पेरेंट्स में रिजेंबलेंस होती है, और जो करेक्टर्स है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं, और मतलब मिलियंस ईयर्स से उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, DNA रिस्पॉन्सिबल है। हम इसको जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन। तो हम ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट इज सॉरी नेक्स्ट इज a unit formed by the attachment of base to one position of sugar is known as nucleotide। तो ये बात तो assertion is wrong, assertion ही गलत हो गया कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है वो बेस वन पोजीशन बेस टू फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर, तो शुगर की फर्स्ट पोजीशन से बेस अटैच्ड होता है न्यूक्लियोटाइड में, ये चीज़ है हमारे पास। सेकेंड रीजन में वो कहना चाहते हैं व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड एट फिफ्थ पोजीशन ऑफ शुगर माइटी वी गेट अ न्यूक्लियोटाइड। तो ये गलत बात हो गई, तो हम डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, डी रहेगा इसके अंदर, ठीक है जी, बिकॉज असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज ट्रू, ठीक है जी। न्यूक्लियोटाइड में फिफ्थ पोजीशन पर हमारी शुगर फॉस्फेटाइन अटैच्ड होता है, ये रीजन में बात इन्होंने बोली तो वो सही है, ठीक है। ध्यान देना, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, एक न्यूक्लियोटाइड है एक न्यूक्लियोसाइड है। टाइड में टी फॉर ट्राई, तो इसमें ध्यान देना तीनों चीज़ें अटैच्ड होती है, एक हमारे पास फॉस्फेट आयन होता है, ठीक है, एक हमारे पास शुगर होती है और एक हमारे पास बेस होता है, ठीक है जी। ये तीनों चीज़ें जिसमें कंटेन है वो न्यूक्लियोटाइड होगा, और न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक हमारे पास होगा शुगर और एक हमारे पास होगी बेस। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। ट्राई न्यूक्लियोटाइड, टाइड टी फॉर ट्राई, तो उसमें तीन चीज़ें प्रेजेंट है, न्यूक्लियोसाइड में दो चीज़ें प्रेजेंट है, शुगर एंड बेस। ओके, नेक्स्ट नहीं है हमारे पास, कितने हो गए, 16 हो गए। 16 असर्शन रीजन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ। एग्ज़ाम डेज हैं तो आपके जो फ्रेंड्स हैं 12th क्लास के, उन बच्चों के ये बहुत यूज़फुल के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है, तो उनको प्लीज़ ये चीज़ कहते हैं ना शेयर कीजिए ताकि उनको भी उस चीज़ का फ़ायदा मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड गुड बाय।